एक ऐसा परिवार था जिसे देखकर लगता था कि जिंदगी हमेशा मुस्कुराती है। माँ, पिता, एक बेटा और आसपास कई अपने। सोशल मीडिया पर इनकी मौजूदगी भी उतनी ही रंगीन थी जितनी इनकी जिंदगी। कभी डांस के रील्स, कभी ट्रैवल व्लॉग, तो कभी कोई मजेदार एक्टिविटी। हर पोस्ट में सिर्फ खुशियां नजर आती थीं। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशी भी किसी की नजर का शिकार हो जाती है। इस परिवार के साथ भी शायद वैसा ही हुआ। एक दिन सब कुछ बदल गया और हंसता खेलता परिवार अचानक बिखर गया। आमतौर पर पुलिस केस की तह तक जाती है, सच को खोजकर बाहर लाती है। पर इस मामले में सवाल पुलिस पर ही उठने लगे। परिवार खुद पुलिस को बताने लगे कि क्या जांच होनी चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि उनका आरोप था कि जांच में भारी लापरवाही हो रही थी। मामला इतना संवेदनशील हो गया कि आईजी, डीआईजी जैसे बड़े अधिकारी खुद मैदान में उतर आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं अभ्युदय जैन केस की, एक ऐसी कहानी जिसमें एक साधारण परिवार की जिंदगी अचानक अंधेरे में डूब जाती है। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के गुना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की चौधरन कॉलोनी से। यहां तीन रहते थे अनुपम जैन, अपनी पत्नी अलका जैन और 15 वर्षीय बेटे अभ्युदय जैन के साथ। इनका मूल घर उत्तर प्रदेश के झांसी में है। अनुपम एक बड़े प्राइवेट बैंक में ऑडिटर हैं। जब उनकी पोस्टिंग गुना में हुई तो परिवार के साथ यहां किराए के घर में शिफ्ट हो गए। करीब 5 साल से ये लोग इसी मकान की ऊपरी मंजिल पर रह रहे हैं थे, जबकि निचली मंजिल पर मकान मालिक का परिवार रहता था। समय के साथ दोनों परिवारों में इतनी नजदीकियां बढ़ गईं कि वे एक दूसरे को अपना मानने लगे। अलका जैन एक गृहिणी है। इनकी शादी 2003 के आसपास हुई थी। लगभग 7 साल बाद इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजी, एक नया सवेरा। बेटे का नाम रखा गया अभ्युदय, क्योंकि यह सच में एक नई शुरुआत था। 1 फरवरी 2010 को अभ्युदय का जन्म हुआ, आईवीएफ के जरिए। यानी आप समझ सकते हैं कि यह बच्चा सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सपना था, जिसे बड़ी मेहनत, उम्मीद और संघर्ष के बाद पाया गया था। माता पिता उसे आंखों की रोशनी की तरह चाहते थे। हर शौक, हर जरूरत, सब पूरा करते। अभ्युदय पढ़ाई में भी अच्छा था और खेल में भी। वह क्लास 8 में था, गुना के एक मिशनरी स्कूल में पढ़ता था। उसकी पढ़ाई और स्कूल को लेकर भी मीडिया में कई सवाल उठे, लेकिन वो आगे कहानी में समझ आएगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जिस बच्चे के लिए यह परिवार दुनिया से लड़ सकता था, उसी बच्चे की जिंदगी एक ऐसी दिशा में चली गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस ने बाद में यह भी कहा कि अभ्युदय एक एक्टिव, हेल्दी और खुशमिजाज बच्चा था। स्पोर्ट्स उसका पैशन था। बैडमिंटन में शानदार, स्विमिंग में भी बढ़िया। घर में भी माहौल उतना ही प्यारा था। पूरा परिवार साथ में रील्स बनाता, मस्ती करता और सोशल मीडिया पर अपनी छोटी छोटी खुशियां शेयर करता। अभ्युदय कई बार अपनी मां के साथ डांस करता और वीडियो बनाता था। पिता अनुपम नौकरी के कारण अक्सर घर से दूर रहते। यह बात 2025 की शुरुआत की है, जब अनुपम ने अपना ट्रांसफर भोपाल करा लिया था और प्लान यह था कि नए सेशन में अभ्युदय का एडमिशन भी भोपाल में हो जाएगा। परिवार गुना से शिफ्ट होकर एक नई जिंदगी शुरू करने वाला था। अपने बेटे के लिए एस्ट्रोनॉट थीम वाला कमरा तक डिजाइन करने की बात चल रही थी। मतलब, सपनों की कमी नहीं थी। एक सीधा साधा मिडिल क्लास परिवार जो बस अपनी मेहनत और प्यार के दम पर आगे बढ़ना चाहता था। 14 फरवरी 2025, शुक्रवार, वैलेंटाइन डे। और इसी दिन अभ्युदय का एग्जाम भी था। सुबह वह पेपर देकर दोपहर में घर लौट आया। उस वक्त घर में 3 लोग थे, अभ्युदय, उसकी मां अलका और घर की मेड। पिता अनुपम बाहर थे। 1:30 के आसपास मेड ने खाना परोसा। खाना इतना पसंद आया कि अभ्युदय ने एक्स्ट्रा सर्विंग मांगी और खाई। उसी दौरान मां रोज की तरह बैडमिंटन खेलने नहीं गई, क्योंकि बेटे के एग्जाम चल रहे थे। लेकिन दोपहर का खाना खिलाने के बाद मेड घर से निकल गई। कुछ देर बाद अलका भी अपनी सहेलियों के साथ बैडमिंटन खेलने चली गई और घर में अकेला रह गया 15 साल का अभ्युदय। यह घर किराए का था और इसके 3 सेट चाबियां थीं, एक मकान मालिक के पास और 2 इन 14 फरवरी को भी अलका ने यही किया। दरवाजा लॉक किया, चाबी छिपाई और निकल गई। अगर अभ्युदय को बाहर जाना होता तो वह घर के अंदर रखी चाबी से निकल सकता था,
इसलिए चिंता की बात नहीं थी। अलका अपनी फ्रेंड के साथ गोनांग कैंट के ऑफिसर्स क्लब में बैडमिंटन खेलने गई। वह वहां खूब अच्छा खेली, मैच जीता भी। शाम को जब वह घर लौटी तो एक अजीब बात सामने आई। वह चाबी, जिसे उन्होंने बाहर छिपाया था, गायब थी। उन्होंने आसपास ढूंढा, पर चाबी नहीं मिली। अब सवाल यह था, उसे उठा कौन ले गया? क्योंकि इस जगह का राज सिर्फ दो लोग जानते थे। दरवाजा लॉक था, तो अलका ने भीतर बैठे को आवाज लगाई। डोरबेल बजाई, दरवाजा पीटा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। शायद पढ़ाई कर रहा होगा, हेडफोन लगाए होगा, या फिर सो गया होगा। पहला ख्याल यही आया। अलका ने बेटे को फोन किया, पर फोन भी नहीं उठाया गया। अब बेचैनी बढ़ने लगी। उन्होंने पति अनुपम को फोन किया, बताया कि चाबी गायब है और बेटा दरवाजा नहीं खोल रहा। अनुपम ने तुरंत कहा, मकान मालिक के पास जो तीसरी चाबी है वो ले लो, मैं बात करता हूं। अलका नीचे गई और मकान मालिक के घर पहुंची। शाम 7:45 का समय था। घर की मालकिन किचन में खाना बना रही थीं। अलका ने बताया कि चाबी नहीं मिल रही, स्पेयर चाहिए। मालकिन को पता नहीं था कि चाबी कहां रखी है, तो उन्होंने अपने पति को फोन किया 7:48 पर। उधर मकान मालिक पहले ही अनुपम का कॉल रिसीव कर चुके थे। वह घर की चाबी देने के लिए पहुंच रहे थे। फोन पर उन्होंने बताया कि चाबियां अलमारी में रखे एक पर्स में हैं। मालकिन ने ढूंढा तो सच में चाबियों का बड़ा सा गुच्छा मिला। उन्होंने पूरा गुच्छा अलका को दे दिया और कहा, आप अपनी चाबी पहचान लेना। और फिर किचन में लौटकर वहीं से बात करते हुए खाना बनाने लगीं। करीब 2-3 मिनट बाद अलका ने कहा कि चाबी मिल गई है, और वह ऊपर चली गईं। अलका ने चाबी से दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुईं। अंदर टेबल पर घर की पहली चाबी पड़ी थी, यानी वह चाबी जिससे अभ्युदय घर से निकल सकता था। अब मां ने बेटे को आवाज लगाई, कमरों में खोजा, पर अभ्युदय कहीं नहीं। ढूंढते ढूंढते वह बाथरूम तक पहुंची। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था, और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय शुरू होता है। शायद अभ्युदय बाथरूम में हो, यही सोचकर अलका ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। किसी तरह लॉक खोलते ही जो दृश्य सामने आया, उसने अलका की दुनिया हिला दी। वह जोर से चीखी, और यह चीख नीचे तक सुनाई दी। मकान मालकिन आवाज सुनते ही दौड़कर ऊपर पहुंची। 2 मिनट से भी कम समय। अभ्युदय को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अलका पीछे पीछे रोती हुई पहुंची। वहां से अभ्युदय को सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि अभ्युदय अब नहीं रहा। परिवार हादसे को समझ नहीं पा रहा था। अलका का हाल बहुत खराब था। रिश्तेदारों और पिता अनुपम को खबर दी गई। कुछ देर बाद अनुपम अस्पताल पहुंच गए। झांसी से दादी दादा और टीमगढ़ से नाना नानी भी आए। अभ्युदय के मामा को मामला बहुत संदिग्ध लगा, और उन्होंने भी सवाल उठाए। अस्पताल स्टाफ ने देखा कि अभ्युदय के गले पर कुछ निशान थे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और पोस्टमार्टम शुरू हुआ। परिवार ने मांग की कि पोस्टमार्टम पैनल द्वारा हो, ताकि कोई गलती न हो। 3 डॉक्टरों के पैनल ने जांच की और वीडियोग्राफी भी हुई। गले के निशानों से 2 संभावनाएं सामने आईं। या तो किसी और ने हमला किया, या फिर खुद ऐसा कुछ किया गया। लेकिन निशान देखकर डॉक्टरों ने माना कि यह किसी और द्वारा किया गया प्रतीत होता है। जांच में यह भी सामने आया कि घटना की टाइमिंग दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच की है। अभ्युदय ने 1:30 पर खाना खाया था, और पेट में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन मिला। इससे अनुमान लगाया गया कि 1.5 घंटे के भीतर कुछ हुआ होगा, क्योंकि मृत्यु के बाद पाचन प्रक्रिया रुक जाती है। 22 फरवरी 2025 को पुलिस ने 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया। एसपी ने एक टीम बनाई, जिसकी अगुवाई डीएसपी कर रहे थे। जांच शुरू हुई कि 14 फरवरी को घर में कौन आया, कौन था, कौन बाहर गया। इलाके और घर के पास लगे सीसीटीवी भी चेक किए गए। पुलिस को किसी दुश्मनी का सुराग नहीं मिला, न ही जबरन घर में घुसने या चोरी का। 14 फरवरी की दोपहर पिता अनुपम घर से बाहर थे। अभ्युदय एग्जाम देकर आया, खाना खाया। मेड ने बताया कि उसने 1:30 पर खाना परोसा, और 2:20 के आसपास वह घर से चली गई। सीसीटीवी में उसका जाना दिखाई देता है। इसके बाद घर में सिर्फ 2 लोग थे, अभ्युदय
और उसकी मां अलका। पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली। अलका ने उस दिन काफी फोन कॉल्स किए थे, पति, रिश्तेदारों और सहेलियों से। आसपास के लोगों से भी बयान लिए गए। दो महिलाएं, राजकुमारी और सोनम, जिन्होंने बताया कि 2:30 से 2:45 के बीच घर से बर्तन गिरने, जोर जोर की आवाजें और बाद में आटा चक्की चलने की आवाज आई। घर में आटा पीसने की मशीन थी और आवाजें 15 से 20 मिनट तक आती रहीं। उसके बाद सब शांत हो गया। केस डायरी में घटना का समय 2:30 के आसपास दर्ज है और वही समय है जब घर में आवाजें सुनी गईं। पुलिस ने जब अलका का कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला तो एक दिलचस्प पैटर्न सामने आया। वह पूरे दिन किसी न किसी से बात कर रही थी, लेकिन ठीक उसी समय जब घर में बर्तन गिरने और आटा चक्की चलने की आवाजें सुनी गईं, उस दौरान उसके फोन पर कोई कॉल नहीं था। लगभग 20 मिनट का एक गैप मिल रहा था, जहां अलका किसी से बात नहीं कर रही थी और घर के अंदर कुछ न कुछ हो रहा था। उसके बाद 3 बजे के बाद अलका ने फिर से फोन कॉल्स करना शुरू कर दिया, जैसे सब कुछ सामान्य हो। मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि उस दिन अलका ने अपनी एक सहेली को फोन करके बैडमिंटन खेलने चलने की बात कही। यह भी कहा गया कि 3 बजे से ही वह उसे बार बार कॉल कर रही थी, जबकि आमतौर पर वह 4:30 या 5 बजे के आसपास ही खेलने जाती थी। तो सवाल उठता है, आज वह इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती थी? आखिरकार सहेली मान गई। अलका तैयार हुई और 3:48 पर बैडमिंटन खेलने के लिए पैदल निकल गई। उनका व्यवहार पूरी तरह सामान्य लग रहा था। सहेलियों के साथ हंसी मजाक किया, खेला और जीती भी। 5:10 तक खेल खत्म हुआ। इसके बाद वह सहेली के स्कूटी पर बैठकर घर के लिए निकली, लेकिन सीधा घर नहीं गई। रास्ते में एक दूसरी सहेली के घर रुकी। वहां एक दुकान से चॉकलेट खरीदी, बेटे के लिए, ऐसा कहा गया, लेकिन खुद ही खा ली। पुलिस के पास इसकी भी फुटेज है। एक और बात सामने आई। अलका ने उसी दिन एक सहेली को घर पर पराठा खाने के लिए कई बार कहा, बार बार आग्रह किया। यह जबरदस्ती खुद में अजीब थी। जब सहेली नहीं मानी तो बोली कि क्लब चलो, वह भी मना कर दिया। फिर उसने उससे कहा कि वह किसी और सहेली को कॉल लगाए। इन चक्कर में करीब 5:15 का समय हो गया। फिर वे लोग घर लौटने लगे। 6:19 पर अलका कॉलोनी की गली में पहुंची। वहां सहेली से थोड़ी देर बात की और फिर वह चली गई। इसके बाद अलका ने बेटे की ट्यूशन टीचर से बात की। उसका व्यवहार ऐसा था जैसे उसे घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं, जबकि अंधेरा हो रहा था और उसका बेटा अकेला घर पर था। 6:35 पर उसने एक और सहेली से बात की। इस समय तक वह घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने सहेली को यह नहीं बताया कि दरवाजा नहीं खुल रहा। फिर वह वापस ऊपर गई। 7:37 पर उसने अपनी एक सहेली को फोन करके कहा, देख, मेरा गला बैठ गया है। मैं आवाज लगा लगा कर थक गई, लेकिन बेटा दरवाजा नहीं खोल रहा। उसके अनुसार वह पिछले 1.5 घंटे से दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही थी। पर जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा, किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। न किसी ने दरवाजा पीटने की आवाज, न किसी तरह की हलचल। तो सवाल यह उठा, अगर वह चिल्ला रही थी, कोशिश कर रही थी, तो किसने सुना? और अगर कोई नहीं सुना, तो वह दरवाजे के पास आखिर कर क्या रही थी? किसका इंतजार था? फोन कॉल्स हुए, यह रिकॉर्ड में है, पर शोर शराबा नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। 7:45 पर वह मकान मालकिन के पास गई, कहा कि चाबी खो गई है, स्पेयर चाबी दे दो। मालकिन ने अपने पति को 7:48 पर कॉल किया, उनसे चाबी रखे होने की जगह पूछी। करीब 2.5 मिनट बातचीत हुई। फिर चाबियों का गुच्छा अलमारी से निकला, बहुत सारी चाबियां एक साथ। मालकिन वह गुच्छा अलका को देकर किचन में चली गई। 2 मिनट बाद अलका ने कहा कि उसे चाबी मिल गई है और वह ऊपर चली गई। यहां भी सवाल उठा, क्या उसने सच में चाबी पहचान ली थी? ऊपर जाकर चेक भी नहीं किया, फिर कैसे कह दिया कि चाबी मिल गई? और ऊपर पहुंचने के सिर्फ 2 मिनट बाद चीख सुनाई दी। मतलब उसने 2 मिनट में चाबी टेस्ट की दरवाजा खोला, अंदर जाकर बेटे को देखा और फिर चीख पड़ी, या फिर उसके पास पहले से ही अपनी वाली चाबी थी और यह पूरा चाबी तलाश वाला हिस्सा दिखावा था, ताकि यह साबित हो सके कि वह पहले से घर में नहीं थी। जब मकान मालकिन ऊपर पहुंची, उन्होंने अभ्युदय को जमीन पर पड़ा हुआ देखा।
अलका ने शुरुआती बयान में पुलिस को कहा, जब वह बाथरूम में गई तो देखा कि दुपट्टे का एक सिरा टॉवल स्टैंड में बंधा था और दूसरा बेटे के गले में। उसने चाकू से दुपट्टा काटा और बेटे को जमीन पर लिटाया। उसके पैरों में लेगिंग बंधी थी, उसे भी चाकू से काटकर हटाया। पर जो लोग शुरू में मौके पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि उन्होंने वहां न कोई दुपट्टा देखा, न लेगिंग के हिस्से, न चाकू। लेकिन अगले दिन जब पुलिस गई तो उन्हें यह सब कुछ बाथरूम के अंदर ही मिला। फोटोग्राफी भी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अलका रोते हुए पड़ोसियों के सामने लगातार यही कह रही थी, मेरे बेटे ने खुद ये किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। जब शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो डॉक्टरों ने शरीर पर पहने हुए सामान निकालकर पुलिस को सौंपा, जैसा कि प्रक्रिया होती है। अभ्युदय ने गले में चांदी की चैन पहनी थी, हाथ में काला धागा था और कड़ा भी पहना हुआ था। लेकिन जो सबसे मुश्किल सवाल अब भी वही था, 14 फरवरी को घर में हुआ क्या था? और उस 20 मिनट के दौरान, जब कॉल डिटेल्स पूरी तरह खामोश थीं, घर में कौन सी सच्चाई लिखी जा रही थी? पोस्टमार्टम में मिले गहने, चैन और धागे सामान्य प्रक्रिया के तहत पुलिस को सौंपे गए, लेकिन कथित तौर पर परिवार ने बाद में इन्हें अपने पास रख लिया। अभ्युदय के पिता ने इसी बात पर एक अहम टिप्पणी कही, जिसका जिक्र उन्होंने बाद में मीडिया से बातचीत में किया। जैसे जैसे बयान, कॉल डिटेल, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के सामने जुड़े, जांच की दिशा एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करने लगी, अलका जैन, यानी स्वयं मां। यह निष्कर्ष सभी के लिए स्तब्ध कर देने वाला था। 8 मार्च को पुलिस ने अलका को हिरासत में ले लिया। परिवार का कहना था, यह सब मनगढ़ंत है, पुलिस गलत दिशा में जा रही है। परिवार का दृढ़ विश्वास था कि अलका निर्दोष है और उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी परिवार को शक था। 13 मार्च को अभ्युदय के पिता ने आईजी को आवेदन दिया, मांग की कि केस की जांच गुना जिले से बाहर के अधिकारियों को सौंपी जाए, क्योंकि स्थानीय पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही। उन्होंने लगातार मीटिंग्स की, लोगों से मिले, अपनी पहचान और सोर्सेज लगाए ताकि केस उच्च स्तर तक जाए। 18 मार्च को मीडिया से बात करते हुए अभ्युदय के पिता ने कई गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था, एक मां अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वह मां जो उसे इतने प्यार से पाल रही थी, जो उसके हर शौक पूरे करती थी। उन्होंने उदाहरण दिया, 1 फरवरी को अभ्युदय का बर्थडे था। पूरा परिवार साथ था। शॉपिंग की गई, 10,000 रुपए के मैचिंग कपड़े खरीदे गए। खुशियां थीं, उत्साह था, कोई तनाव नहीं। पिता का तर्क था, मां बेटे का रिश्ता बेहद अच्छा था। हंसी मजाक, बातचीत, हर चीज सामान्य थी। पुलिस की थ्योरी थी कि अभ्युदय मां के पहनावे को लेकर टोकता था और पढ़ाई में कमजोर भी था, जिससे झगड़ा हुआ और अलका ने गुस्से में घटना अंजाम दी। बाद में पकड़े जाने के डर से उसने इसे आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की, पर पिता ने इसे झूठ बताया, क्योंकि उसी दिन उनकी बेटे और पत्नी से फोन पर बातचीत हुई थी। बेटे ने पूछा, आप कब वापस आएंगे? कल ग्रामर का एग्जाम है। वह खुश लग रहा था, उत्साहित था। मेड ने भी बयान दिया, मां बेटा बालकनी में साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। अभ्युदय ने उस दिन एक्स्ट्रा खाना खाया था और भविष्य की बात कर रहा था। तो फिर अचानक यह सब कैसे? अभ्युदय के पिता के अनुसार अलका ने पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया, हर सवाल का जवाब दिया, किसी बात में उलझन नहीं थी। पिता ने पुलिस की जांच की शुरुआत पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था, 14 फरवरी की रात 9:57 पर मर्ग रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, यानी पुलिस को पता था कि मामला संदिग्ध है। वह अस्पताल पहुंच चुकी थी, लेकिन घर पर जाकर घटनास्थल को सील नहीं किया, जबकि नियम यह है कि इतनी गंभीर स्थिति में घर तुरंत सील होना चाहिए, साक्ष्य सुरक्षित किए जाने चाहिए। लेकिन पुलिस अगले दिन गई, वह भी परिवार के बार बार कहने पर। और वहां जाकर पुलिस 2 ने खुद सबूत नहीं उठाए, बल्कि घर वालों से उठवाए। दुपट्टा अभ्युदय के पिता से उठवाया गया, चाकू दादा से उठवाया गया, बिना दस्ताने पहने। पिता बताते हैं, मैंने खुद पुलिस से कहा कि इस जगह को सील करो, ताकि कोई साक्ष्य खराब ना हो। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ घर के सामने लगे कैमरे की फुटेज ली, बाकी हिस्सों की नहीं। इस सब के बाद परिवार का विश्वास पुलिस पर और भी कमजोर हो गया। उनका आरोप था कि जांच में लापरवाही नहीं,
बल्कि दिशा निर्देशित पूर्वाग्रह दिख रहा है। अब सवाल बड़ा है, क्या सच में अलका ने कुछ गलत किया या पुलिस गलत कड़ी जोड़ रही है? परिवार के लिए यह सिर्फ केस नहीं, एक मां की इज्जत और एक बच्चे की मौत की सच्चाई थी। सच कौन बोलेगा? साक्ष्य, पुलिस या फिर समय? घर के आसपास की भौगोलिक स्थिति ने भी संदेहों को कई दिशाओं में मोड़ दिया। मकान के पास दो खाली प्लॉट थे, जिनकी वजह से घर तक पहुंचने के कई अनऑब्जर्व्ड रास्ते मौजूद थे। कोई चाहे तो पीछे की गली से भी चुपचाप घर में घुस सकता था या फिर छत के रास्ते। ऊपर की तरफ का दरवाजा भी खुला हुआ पाया गया। परिवार की दलील थी, अगर कोई घुसपैठियां आया होगा तो वह सामने वाले मुख्य गेट से क्यों आता, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों और लोग आते जाते दिखते हों। अपराधी हमेशा अंधेरे, छुपे रास्तों को चुनते हैं। इसी बीच पुलिस ने गले की चांदी की चैन और कड़ा परिवार को सौंप दिया था। रिसीविंग भी दी, लेकिन 10 दिन बाद इसे वापस मांगा और पूछा, इसको किसी ने छुआ तो नहीं? परिवार का सवाल था। अगर यह महत्वपूर्ण सबूत था तो उसे पहले ही ऐसे क्यों दे दिया गया और फिर बाद में किस्तों में सबूत उठाने क्यों आए? कभी 5 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद। चेन परिवार के लिए भावनात्मक रूप से सबसे बड़ी याद थी। हर कोई उसे देखता, छूता, यह स्वाभाविक था। इधर मीडिया में एक थ्योरी चल रही थी, 14 फरवरी को अभ्युदय का एग्जाम ठीक नहीं गया। इस पर मां बेटे के बीच बहस हुई। गुस्से में बेटा बाथरूम की ओर बढ़ा, मां ने पीछे से रोकने की कोशिश की। चैन उसके हाथ में फंस गई, जिससे गले पर दबाव पड़ा और इसी में उसकी मौत हो गई। झगड़े की आवाज छिपाने के लिए पहले बर्तन गिराए गए, फिर आटा चक्की चलाई गई। लेकिन पिता का कहना था, यह कल्पना, तथ्य से दूर है। उनके अनुसार 14 तारीख शुक्रवार था और रविवार को घर में 4 परिवारों की पार्टी थी। खाने पीने की तैयारियों को लेकर पति पत्नी फोन पर बात कर रहे थे। पत्नी ने चक्की आटा पीसने के लिए चलाई थी, जैसा कि घर में ताजा पिसा हुआ आटा मिला। यानी चक्की चलने की आवाज किसी झगड़े को दबाने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी की तैयारी के लिए थी। परिवार का आरोप था, पुलिस ने केस जल्द निपटाने के लिए अलका को दोषी ठहरा दिया, क्योंकि उन्हें कोई और नहीं मिला। उनका कहना, इस बच्चे को 7 साल की कोशिशों के बाद पाया गया था, कौन सी मां ऐसी होगी जो उसे नुकसान पहुंचाए? अनुपम जैन ने 11 पॉइंट्स उठाए, जिनमें पुलिस की जांच, साक्ष्यों का न संभालना, तथ्यों की अनदेखी और जल्दबाजी के आरोप शामिल थे। पुलिस का कहना था, हमारा परिवार से कोई झगड़ा नहीं, हमने जांच में जो पाया उसी आधार पर कार्रवाई की। इस केस में पहले ही एक जांच टीम थी, लेकिन 29 मार्च को आईजी के आदेश पर डीआईजी के निर्देश में नई एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, बनी। इसे हेड करने को शिवपुरी एजे के डीएसपी नियुक्त हुए। साथ में बदरवास थाना प्रभारी भी जोड़े गए। जरूरत पड़ने पर साइबर यूनिट भी शामिल होती। पहले यह मामला एसडीओ स्तर पर देखा जा रहा था, अब डीआईजी स्तर पर उठ गया। इस बीच अलका जेल में थी। पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने हर आरोप से इनकार किया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? उधर एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की। डीआईजी गुना पहुंचे, एसपी और टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस समय अनुपम भी मौजूद थे। एसआईटी ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल लीगल विशेषज्ञों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर राय मांगी। विशेषज्ञों ने रिपोर्ट का रिव्यू किया और बताया, गले पर जो निशान था वह ऑब्लिक था और ऊपर की दिशा में जाता था, जो आमतौर पर उस समय होता है जब कोई स्वयं पर बल लगाता है। अस्पताल में जिस वक्त अभ्युदय लाया गया, उसके मुंह से पीले रंग का सलाइवा निकल रहा था। हायोइड बोन, गले की एक महत्वपूर्ण हड्डी, उसमें भी डैमेज पाया गया और सेमिनल डिस्चार्ज के अंश भी मिले। इन सभी संकेतों को मिलाकर मेडिकल एक्सपर्ट्स का निष्कर्ष था, यह मामला बाहरी हमले का नहीं, बल्कि स्वयं कारित, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड घटना जैसा प्रतीत होता है। यानी अचानक कहानी एक अलग मोड़ पर चली गई, जहां पुलिस का हत्या का सिद्धांत कमजोर होता दिखा और मेडिकल एविडेंस आत्मघटन की ओर इशारा करने लगा। लेकिन सवाल फिर वही, इतना जटिल, इतना संवेदनशील मामला क्या सिर्फ निशानों और अनुमान पर तय हो सकता है? एसआईटी की जांच ने अंत में यह बात स्थापित की कि घटना में किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका नहीं दिखाई दी और अलका जैन को दोषी नहीं माना गया। जांचकर्ताओं का मानना था कि जो कुछ हुआ वह स्वयं घटित घटना थी और इसके पीछे किसी प्रकार का आपराधिक इरादा नहीं था।
इस निष्कर्ष के समर्थन में यह दलील दी गई कि अभ्युदय पढ़ाई में तनाव झेल रहा था। उस दिन उसका एग्जाम भी अच्छा नहीं गया था और वह माता पिता की अपेक्षाओं को लेकर दबाव में था। इसलिए उसने स्वयं ऐसा कदम उठाया। जांच के संदर्भ में यह समझना जरूरी है कि जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो उसके बाद 3 दिशाएं बनती हैं। अगर आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल जाएं, तो चार्जशीट बनाकर अदालत में पेश किया जाता है। अगर अपराध हुआ और काफी जांच के बाद भी किसी आरोपी के खिलाफ प्रमाण नहीं मिला, तो फाइनल रिपोर्ट दर्ज होती है। तीसरा विकल्प है कैंसिलेशन या डिसमिसल रिपोर्ट, जब एफआईआर के आरोप ही गलत पाए जाएं या आरोपी निर्दोष साबित हो जाए। इस केस में एफआईआर हत्या की धारा 302 में हुई थी, लेकिन एसआईटी को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके खिलाफ आरोप तय किए जा सकें, इसलिए रिपोर्ट डिसमिसल के रूप में दाखिल की गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने केवल इतना कहा था कि गले पर अवरोधन का निशान मिला है, लेकिन यह नहीं कहा कि इसे किसी और ने किया या स्वयं किया। यह व्याख्या पुलिस ने अपनी तरफ से निकाली थी। बाद में गांधी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल लीगल विशेषज्ञों से राय ली गई, जिन्होंने रिपोर्ट का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि गले पर मिला निशान ऊपर की दिशा में था, जैसा आमतौर पर स्वयं लगाए गए दबाव में होता है। अस्पताल ले जाने के समय अभ्युदय के मुंह से पीले रंग का सलाइवा निकल रहा था। हायोइड बोन में क्षति पाई गई और सेमिनल डिस्चार्ज भी मिला। मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक यह संकेत स्वयं घटित घटना की ओर झुक रहे थे। 5 मई को एसआईटी ने अपनी डिसमिसल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की, जिसमें अलका को निर्दोष माना गया। 7 मई को अलका की जमानत के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया। 9 मई को सीजेएम कोर्ट ने एसआईटी की डिसमिसल रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया और कहा कि मामला ट्रायल योग्य है। अदालत ने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए और कहा कि हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के आधार पर मुकदमा चलेगा। अदालत ने 13 महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। केस डायरी में यह दर्ज था कि घटना के समय अभ्युदय के साथ आखिरी बार उसकी मां थी, इसलिए एविडेंस एक्ट की धारा 106 लागू होती है, जिसमें उस व्यक्ति पर प्रमाण देने की जिम्मेदारी होती है जिसके विशेष ज्ञान में तथ्य हों। घटना का समय दोपहर 2:30 का बताया गया, जबकि घर में उस समय अलका मौजूद थी। बाथरूम में टॉवल स्टैंड की ऊंचाई अभ्युदय की हाइट के अनुरूप कम थी, जिससे उसके पैर जमीन तक पहुंच सकते थे। उसके पैर लेगिंग से बंधे थे। यह समझना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति स्वयं ऐसा क्यों करेगा। जिस दुपट्टे और लेगिंग को चाकू से काटा गया था, वह बराबर 2 और 3 हिस्सों में पाई गई। अदालत ने सवाल किया कि क्या 2 से 3 मिनट में कोई व्यक्ति इतनी सटीक कटिंग कर सकता है, जबकि कैंची से करना भी कठिन होता। शुरुआती समय में जो लोग बाथरूम में पहुंचे थे, उन्हें वहां कोई दुपट्टा, लेगिंग या चाकू नहीं दिखा, जबकि अगले दिन जांच में यही वस्तुएं मिलीं। घटना के दौरान अलका के पास घर की चाबी खोई होने का दावा था, लेकिन बिना जांचे उसने चाबियों के गुच्छे में से सही चाबी चुनकर दरवाजा खोल लिया। इस पर भी प्रश्न खड़ा हुआ। अभ्युदय की नोटबुक जब्त की गई, जिसमें पीछे के पन्नों पर परिवार के रिश्तों को लेकर कुछ लिखा था। मां के पहनावे को लेकर उसे आपत्ति थी। एक पन्ना फटा हुआ भी था, जिसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन उसकी मामी और मकान मालकिन स्कूल जाकर उसका हिंदी का पेपर चेक करवाती हैं, जिसमें कम अंक आए। लेकिन अदालत ने पूछा कि ऐसे दुख के माहौल में कोई परिवार इस तरह की पहल क्यों करेगा। अभ्युदय को पढ़ाई में कमजोर बताने के लिए पुलिस ने पिछले 3 वर्षों की मार्कशीट निकाली, जबकि उसकी परफॉर्मेंस 5वीं में 89%, 6ठी में 78% और 7वीं में 64.7% थी। 2 महिलाओं ने 2:30 पर बर्तन गिरने और आटा चक्की चलने की आवाजें सुनी थीं, जो घटना की टाइमिंग से मेल खाती थीं। इसलिए इसे संदेह के रूप में जांचा जाना आवश्यक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंखों में हैमरेज भी मिला, जो बाहरी दबाव का संकेत हो सकता है। इन सभी बिंदुओं के आधार पर अदालत ने माना कि मामला जटिल है और किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, इसलिए ट्रायल जरूरी है। 14 मई को हाई कोर्ट में अलका की जमानत याचिका दाखिल हुई। 16 जून को 50,000 के बॉन्ड और 2 जमानतदारों की गारंटी पर जमानत मंजूर हुई। अलका 100 दिन जेल में रहने के बाद बाहर आई। परिवार उन्हें लेने पहुंचा और पति लगातार उनके साथ खड़े रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अलका ऐसा नहीं कर सकती। अलका ने कभी भी अपना जुर्म स्वीकार नहीं किया।
मामला आज भी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और अंतिम सत्य निर्णय के इंतजार में है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपनी राय कमेंट में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।